पहला हमने देखा परसेप्शन, दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस। अनु मीन्स आफ्टर, मान मीन्स नॉलेज, अनुमान मीन्स आफ्टर नॉलेज। ये लिटरली लफ्ज माने रखता है कॉग्निशन और नॉलेज विच फॉलोज सम अदर नॉलेज। ये इमीडिएट नहीं है, इट फॉलोज सम अदर नॉलेज। एग्जाम्पल वही आग वाला, पहाड़ पे आग लगी है, क्यों? क्योंकि धुआं है, तो जहां पे धुआं होता है वहां पे आग। या MX is mortal because he is a human and all humans are mortal। ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आग का, परसेप्शन किस चीज का था? स्मोक का। परसेप्शन आपको पहाड़ पे स्मोक का था, और इससे आप आगे बढ़ के नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फायर पे पहुंचे। ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर। उस वजह से आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए। दूसरे एग्जाम्पल में हमको MX की मोर्टेलिटी कैसे पता चली? जो हमने तो परसीव की नहीं, हट्टा कट्टा जिंदा है इंसान हमारे सामने, बट हाउ डू वी नो? क्यों? बिकॉज वी परसीव ह्यूमननेस इन हिम, और ह्यूमननेस में वी नो द प्रेजेंस ऑफ मोर्टेलिटी इन इट। Thus, we see that inference is a process of reasoning in which we pass from the apprehension of some mark to that of something else. By virtue of what? कैसे? हम कोई invariable concomitance between the two, ये दोनों हमेशा ही एक रिलेशन रखते हैं, इसको बोलते हैं व्याप्ति। आएगा आगे प्रॉब्लम ऑफ व्याप्ति। हमने चारवाक में देखा क्रिटिसाइज कैसे किया उन्होंने व्याप्ति को। अनुमान इज ए प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग नॉट बाय परसेप्शन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी और मीडियम ऑफ ए मार्क दैट ए थिंग ऑलवेज possesses a certain character। उसकी एसेंस में है वो कैरेक्टर। From the definition of inference which we understood yesterday, it will appear that an inference must have its constituent 3 terms and at least 3 propositions. जैसे Socrates is a man, all men are mortal, therefore Socrates is mortal. So there are these 3 sentences in it, 3 propositions in it. There are 3 terms in it. So from the very definition of it, it appears that there must be 3 in it. एरिस्टोटलियन लॉजिक में 3 ही हैं इसमें, बट वी विल सी कि इनके यहाँ, न्याय के यहाँ दे आर मोर देन 3। इन इन्फरेंस वी अराइव एट द नॉलेज ऑफ सम कैरेक्टर ऑफ ए थिंग थ्रू द नॉलेज ऑफ सम मार्क एंड दैट ऑफ इट्स यूनिवर्सल रिलेशन टू द इन्फर्ड कैरेक्टर। जैसे वी अराइव एट द नॉलेज ऑफ सोक्रेटिस इज मॉर्टल थ्रू द नॉलेज ऑफ मोर्टेलिटी विच हैज ए यूनिवर्सल रिलेशन विद मैन। सो सोक्रेटिस इज अ मैन, और मैन का यूनिवर्सल रिलेशन है मोर्टेलिटी के साथ, तो इस वजह से हमने कंक्लूड किया सोक्रेटिस इज मॉर्टल। एक अदरवाइज हमारे सामने सोक्रेटिस जिंदा है, हमने उसको मरा हुआ नहीं देखा। दस इससे जो क्लासिकल एग्जाम्पल हम हिंदू फलसफे का अगर देखें तो वो आग जो पहाड़ में दिखती है, दिखती तो नहीं है, अनपर्सीव्ड है, आपको धुआं दिखता है, तो आप उस धुएं से कंक्लूड करते हैं आग है। उसमें क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन धुएं और आग की, क्या हमेशा एक साथ होते हैं। सो द नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल रिलेशन स्मोक और फायर के बीच, इसने आपको कंक्लूजन में हेल्प की कि पहाड़ पे आग है, देखा आपने धुआं था। सो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इवेंट? देयर इज फर्स्ट द नॉलेज और एप्रीहेंशन ऑफ स्मोक। ये आपको सबसे पहले दिखा, कहाँ पे? पहाड़ पे। सबसे पहली चीज एप्रीहेंशन ऑफ स्मोक, धुआं है। फिर दूसरा क्या है उसके बाद? देयर इज ए रिकलेक्शन उस मेमोरी का जो इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस रिलेशनशिप है फायर और स्मोक की। अब ये आपको रिमेंबर होगा जो आपने पास्ट में देखा है कि भाई जब भी धुआं देखा आग थी। फिर क्या होगा? तीसरा, वी हैव द रिजल्टिंग नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनपर्सीव्ड फायर इन द हिल।
तो उस रिकलेक्शन से और करंट परसेप्शन ऑफ धुएं से हमने क्या नॉलेज रिजल्ट हुई हमारी कि वहां आग भी होगी। अब इस इन्फरेंस में ये जो हिल है, हिल इज द माइनर टर्म, इसको पक्ष कहते हैं, पक्ष माइनर टर्म, सिंस इट इज द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द माइनर टर्म। फायर, फायर क्या है, ये मेजर टर्म है, साध्य कहते हैं इसको, ठीक, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी वांट टू एस्टैब्लिश, दैट समथिंग विच यू वांट टू एस्टैब्लिश इज द मेजर टर्म। सो जो आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मिडिल टर्म कौन सी हुई, माइनर टर्म होगी, मेजर टर्म होगी। मिडिल टर्म किसको कहते हैं, स्मोक, इसको लिंग कहते हैं। सो मिडिल टर्म वुड बी समथिंग विच इज अ मार्क और साइन जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ फायर। जैसे मैन होगा मिडिल टर्म पिछले वाले एग्जाम्पल। आप मिडिल टर्म को और भी तरीके से, मतलब ये टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, द लॉजिक नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अनफॉर्चुनेटली आवर टेक्स्ट इज मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टर्म्स। अब मिडिल टर्म कौन है, माइनर टर्म कौन है, मेजर टर्म कौन है, अनफॉर्चुनेट। ये जो ये मिडिल टर्म है इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, मिडिल से आप ये कह सकते हैं इट्स कॉमन टू बोथ स्टेटमेंट्स। सोक्रेटिस इज अ मैन, मैन आर मॉर्टल, मैन कॉमन है दोनों में। पहाड़ पे स्मोक है, जहाँ स्मोक होता है वहाँ आग होती है, स्मोक इज कॉमन, स्मोक वुड बी द मिडिल टर्म। और इसको आप इट्स अ मार्क एंड साइन विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फायर। इसको हेतु भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं। हेतु इज द मोर कॉमन टर्म एज फार एज आई नो, मैंने जितनी किताबों में देखा हेतु ही देखा है। दैट्स द ग्राउंड ऑन विच यू इन्फर। थस कॉरस्पॉन्डिंग टू द माइनर, मेजर एंड मिडिल टर्म्स, इंडियन लॉजिक में इन तीनों के लिए टर्म्स क्या हुई, पक्ष, साध्य और हेतु। देखिए यहाँ पे इन्होंने अब इसको हेतु ही बोला, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष क्या है, फिर से बोलता हूं, सब्जेक्ट विद विच वी आर कंसर्न, साध्य ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू नो, एंड हेतु इज द रीजन फॉर आवर बिलीविंग सो, इट्स द ग्राउंड ऑफ आवर नॉलेज ऑफ साध्य। So, in order of the events which take place when a certain thinker is inferring, क्या है order? The first step is in the apprehension of हेतु। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप पक्ष में हेतु की प्रेजेंस को देखते हैं। पक्ष हिल है, हेतु स्मोक है। सोक्रेटिस में मैन की प्रेजेंस आपने देखी, पहाड़ पे आपने स्मोक की प्रेजेंस देखी, पक्ष में आपने हेतु की प्रेजेंस देखी। ये पहला स्टेप था। दूसरा, रिकलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य। मैन और मोर्टेलिटी की रिलेशन आपने रिकलेक्ट की कि जितने भी इंसान हैं वो मॉर्टल है। यहाँ पे आपने आग और स्मोक का जो रिलेशन है रिकलेक्ट किया कि हाँ भाई, जहाँ पे भी धुआं था वहाँ तो आग थी, आग और धुआं एक साथ ही होते हैं हमेशा। और लास्ट में the cognition of साध्य as related to the पक्ष, that Socrates में पक्ष में mortality की presence, Socrates is mortal, वैसे ही पहाड़ पे smoke की presence, पक्ष में साध्य की presence। ठीक है, लास्ट है, this is what you got from it. But as a matter of a formal statement or verbal expression, the first step in inference is the predication of साध्य with regard to पक्ष। That is, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हुआ क्या, सबसे पहले आपने धुआं देखा, लेकिन जब इसको आप पेपर पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे, इस पूरे जो आपके सामने इवेंट हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज स्मोक ऑन द हिल, फिर कहेंगे वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देयर इज अनदर वे यू कैन राइट ऑल दिस थिंग। यू कैन राइट योर फॉर्मल कंक्लूजन। रियलिटी लाइफ में ऐसी ही होती है। आप पहाड़ पे धुआं देखते हो, आप क्या कहते हो, नार लोग मुठ, आप ऐसे कहते हो, नार, मुझे लगता है आग लगी है। ठीक, आप पहले कंक्लूजन बोलते हैं।
So the first statement would be the hill is fiery. The first statement would be this. Pehla statement, the hill is fiery. Second is the affirmation of hetu as related to the paksh. Because the hill is smoky. Pehla, the hill is fiery. Dusra, the hill is smoky. Tisra, affirmation of hetu as invariably related to the sadhya. And wherever there is smoke, there is fire. ये तीसरा. Thus, in an inference, we must have at least 3 propositions. जो categoric होंगे and one must be affirmative. और बाकी affirmative भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं. जो पहला proposition है ये conclusion है आपकी syllogism का. जो second है वो आपकी minor premise है और third आपका major premise है. Thus, inference in Indian logic may be said to be a syllogism consisting of 3 categorical propositions. लेकिन order of propositions आपने अभी अभी देखा reverse हुआ. ये conclusion पहले बताता है. अब Aristotelian logic में conclusion last में लिखते हैं. Conclusion is the last term. Socrates is a man. Men are mortal. Socrates is mortal. Indian logic में reverse हो जाएगा. Socrates is mortal. Because all men are mortal and Socrates is a man. Indian logic में ऐसे होगा. Indian logic puts the conclusion of the syllogism first and its usual major premise उसको वो last में रखता है. Indian logicians are in agreement so far as inference is स्वार्थ or for oneself. आप खुद logic use कर रहे हैं तो कर लीजिए. It requires no formal statement by way of number of propositions. It's only in the case of inference which is meant to prove or demonstrate some truth that we require to state an inference in the form of a rigorous chain. वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट अपना साबित करना पड़ेगा जब आप आते हैं कहीं बहस करने जहाँ पे आप you are trying to state a truth where you are making a judgment. Indian logic we may say जो inference की बात हो रही है. This corresponds roughly to the categorical syllogism of Western logic. लेकिन कुछ important differences हैं. Western logic में syllogism generally 3 statements की होती है. ये जो अभी हमने 2 examples दिए वो यही थे, 3 statements थे. जिसमें पहला major term होता है Socrates is a man, दूसरा minor term होता है all men are mortal और तीसरा जो होता है conclusion. According to Nyaya school, inference as a conclusive proof must be stated in 5 propositions. Like I said in the beginning, यहाँ पे 5 propositions होंगे. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगम. कोई जरूरत नहीं नाम याद रखने की. अब इसका एग्जाम्पल देते हैं. कैसे होंगे 5? Socrates is mortal. हमने देखा ना ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो हमारा था वेस्टर्न लॉजिक में, यहाँ पे पहला होगा Socrates is mortal. क्यों? Because Socrates is man. All men are mortal. Because he is a man and all men are mortal, Socrates is also a man. Therefore Socrates is mortal. पहला और लास्ट स्टेटमेंट आप देखें सेम है. Socrates is mortal. Because Socrates is a man, all men are mortal. Socrates is also a man. Therefore, Socrates. आप देखेंगे दूसरा और चौथा टर्म भी सेम है. ठीक, बीच में एक बचा. पहला प्रपोजिशन इट asserts समथिंग जो आप साबित करना चाहते हैं. पहाड़ पे आ गए, राम इज मॉर्टल. ठीक, Socrates is mortal. This is your which asserts something. तो दूसरा प्रपोजिशन है अब हेतु. This states the reason for your assertion. क्योंकि पहाड़ पे धुआं है, क्योंकि Socrates मैन है. तीसरा उदाहरण, ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है जो कनेक्शन बताती है रीजन और asserted फैक्ट के बीच. क्यों बोला आपने Socrates mortal है? Because all men are mortal. Because wherever there is smoke there is fire. और फिर चौथा स्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू द प्रेजेंट केस. यहाँ पे भी धुआं है, Socrates भी मैन है. और लास्ट वाला इज द कंक्लूजन.
जो इस पे आपका पहले स्टेटमेंट में था। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू न्याय व्यवहार इन्फरेंस। अब द ग्राउंड्स ऑफ इन्फरेंस। नाउ वी कम टू द कंसिडरेशन ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति क्या होता है? इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म, कि जहां पे भी धुआं होता है वहां पे आग होती है, ये कंकॉमिटेंस। जो भी इंसान होता है वो मॉर्टल होता है, ये कंकॉमिटेंस, दोनों का एक साथ होना हमेशा। ये जो चीज है इसको व्याप्ति बोलते हैं। बड़ी प्रॉब्लमस चीज है, बहुत प्रॉब्लमस चीज फिलॉसफी में। और अगर आप ये प्रॉब्लम समझ गए, यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फरेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिहाइंड ऑल साइंस। द प्रॉब्लम इन व्हाट सेंस? लॉजिकल प्रॉब्लम, रैशनल प्रॉब्लम। इन रियल सेंस नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिंदगी जीने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपके अंदर वो एक ह्यूमिलिटी जाग सकती है कि आज तक जो भी आप इतना इजीली कह रहे थे उसमें लॉजिकली कुछ मसाइल हैं, वो आपको पता चलेगा अगर इन्होंने ये डिस्कस किया। अगर नहीं किया तो आई विल एक्सप्लेन इट माई सेल्फ। तो अभी लेट्स फॉलो द टेक्स्ट। जो आपका ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे भी धुआं होता है वहाँ आग होती है। इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है, यही कि ऑल मैन आर मॉर्टल। इस स्टेटमेंट में एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। सो द ग्राउंड ऑफ योर इन्फरेंस हैज इटसेल्फ सम प्रॉब्लम्स। लेट्स सी इफ ही डिस्कसेस देम। हमारा जो इन्फरेंस अभी था, जिसमें हमने साध्य और पक्ष का रिलेशन एस्टैब्लिश किया, फायर और हिल का रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि हिल पे फायर है, साध्य और पक्ष का कि सोक्रेटिस मॉर्टल है। ये जो हमने एस्टैब्लिश किया, ये किस बलबूते पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज कि हेतु हमेशा पक्ष के साथ होता ही होता है। हेतु हमेशा साध्य के साथ होता ही होता है कि फायर इज ऑलवेज देयर विद स्मोक, मैन आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय मॉर्टेलिटी। इस पे हमने ये यूनिवर्सैलिटी जो है इन चीज़ों की, उस पे बेस किया अपने कंक्लूजन को। हमने इन्फर किया कि पहाड़ पे आग है क्योंकि हमने वहाँ स्मोक देखा था, और हमने यूनिवर्सैलिटी स्मोक और फायर की जो हमें पता है, जो हमने किचन में देखी है, जो हमने इंगीठी में देखी है, जहाँ पे भी देखी है, हमने उस पेस को एस्टेब्लिश किया। तो इसका मतलब ये हुआ तब कि जो हमारी इन्फरेंस है ये दो कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। द फर्स्ट इज कॉग्निशन ऑफ हेतु और मिडिल टर्म इन द पक्ष। पहले तो आपको आग दिखनी, ये धुआं दिखना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सी सोक्रेटिस इज अ मैन। So first it is dependent on that. The second is the relation of invariable concomitance. Invariable concomitance. Concomitance ही नहीं, invariable. तो दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि धुएं और आग का रिलेशन इनवेरिएबल है, ये हमेशा साथ ही होते हैं। That there is fire in the hill is a conclusion which we can justify only if we know, one, that there is smoke on the mountain, and second, only when we know there is an invariable relation between smoke and fire. और ये जो ये invariable relation है, इसी का टेक्निकल नाम है व्याप्ति, मिडिल टर्म। और यही है ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस आपका, क्योंकि यही गारंटी करता है ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट को। सो द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस नाउ, what is this middle term? How did we establish it? How did we know the Vyapti? How do we know that wherever there is smoke, there is fire? How do we know all men are mortal? That is the question which we face now. So with regard to the first question, that what is middle term, what is Vyapti? We have to say that Vyapti literally means the state of pervasion. It implies a correlation between two facts. That's all it is. A fact is said to pervade another when it always accompanies the another. ये तो सिंपल है पहला वाला कि व्हाट इज व्याप्ति। ये दोनों के कंकॉमिटेंस है, ये उस रिलेशन का सेंस है। जैसे स्मोक इज परवेडेड बाय फायर सिंस इट इज ऑलवेज accompanied बाय फायर। ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो फायरी। जिनमें से भी धुआं उठ रहा होता है उनमें आग भी लगी होती है। बट while all smoky objects are fiery, all fiery objects are not smoky. ये याद रखना, ये बहुत मिस्टेक होती है हमारी रियल लाइव्स में। दिस वुड हेल्प इट यू इन रियल लाइव्स। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब भी बारिश होती है सड़कें गीली होती है,
सड़कें गीली हैं तो इसका मतलब बारिश हुई है। गलत लॉजिक का यूज, ऑपोजिट किया आपने मिडिल टर्म को। सड़क गीली है, आपका मिडिल टर्म होना चाहिए जब भी सड़क गीली होती है तो बारिश होती है। आपका मिडिल टर्म क्या था? जब भी बारिश होती है तो सड़क गीली होती है। अब इसलिए ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि बारिश हुई है, लेकिन हम ये रियल लाइफ में करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट में हम इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके मैक्सिमम टीवी और जो न्यूज़ आवर डिबेट्स होते हैं, आपकी जो बहसें आपस में होती है, उसमें ये वाली फैलेसी इतनी ज़्यादा हो रही होती है आपके सामने। A implies B does not mean B implies A, तो इसका आगे ध्यान रखें। So all fiery objects are not smoky, and there is a very subtle line, ये आपको पता नहीं चलेगा when someone is committing this fallacy. And it's not that I'm saying that people do it on purpose. Some people do it on purpose, that they will try to fool you, and that's a witty orator. But others, they do it because they do not have sound hold on knowledge, and that's like 99% of the population. So a vyapti between terms of unequal extension such as smoke and fire, इसके लिए भी इसको अलग कंसिडर करते हैं न्याय वाले. It's a relation of non-equivalent concomitance between two terms, from one of which we may infer the other. We may infer fire from smoke, but not smoke from fire. As distinguished from this, a vyapti between two terms of equal extension is called samavyapti. Here the vyapti holds between two terms which are coextensive, so that we may infer either of them from the other. जहाँ पे ये रिवर्स भी आप कर सकते हैं, आप उसकी बात भी हो रही, ऐसी भी कुछ व्याप्तियां हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, whatever is nameable is knowable. ये ऑपोजिट साइड भी it will hold true. Whatever is nameable is knowable, whatever is knowable is nameable. So for any inference, the minimum condition is some kind of vyapti between the middle and the major term. कुछ तो रिलेशन होना चाहिए. ये फंडामेंटल लॉ है किसी भी सिलॉजिज्म का. और जब भी आप बातें करें अपनी लाइफ में, when you are debating, when you are arguing, when you are trying to make a point, get to your vyapti. या अगर आप मुझे सुन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी डिबेट को सुन रहे हैं, आपके सामने हो रहे, गो टू हिज व्याप्ति. What is he trying to say? On what basis? What are the grounds of his logic? And if you are able to understand his vyapti, and if you are able to see the soundness or the lack of it, of the vyapti, of the middle term, you would have आपने उसको डाइसेक्ट कर दिया होगा. जो आपके सामने वाला बंदा कहता है, आपने उसको पूरा डाइसेक्ट कर लिया होगा. You would be able to see through his truth or facade, both cases. अब व्याप्ति जो है between the middle and the major term, this means generally a relation of coexistence. Where there is smoke, there is fire. Every case of coexistence, however, is not a case of vyapti. हर एक केस नहीं है. जैसे कभी कभार आग के साथ धुआं होगा, हम धुएं के साथ आग की बात कर रहे हैं, वो व्याप्ति है. फायर के साथ स्मोक का होना व्याप्ति नहीं है. ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा. ठीक. सो व्याप्ति कैन ओनली बी इनवेरिएबल. दैट्स व्हाई आई स्ट्रेस्ड इनवेरिएबल इससे पहले. स्टिल देयर इज नो व्याप्ति और यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक, सिंस देयर मे बी फायर विदाउट स्मोक. The reason is that in such cases the relation of coexistence is dependent on certain conditions other than the terms itself. कि आग में धुआं सिर्फ तब होगा when there is moisture content in it, otherwise नहीं होगा धुआं. ठीक. या ऐसी बात हम कह सकते हैं. Thus the presence of smoke in fire is conditioned by wet fuel. But smoke जहाँ पे होगा वहाँ फायर होगी, क्योंकि स्मोक की प्रेजेंस के लिए नेसेसरी है वेट फ्यूल और आग. तो इसलिए ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. Whosoever has AIDS must have HIV virus in his body. Whosoever has AIDS must have HIV virus in his body. But whosoever has HIV virus in his body may or may not have AIDS. Whosoever is symptomatic corona patient must have coronavirus in his body. But whosoever has coronavirus in his body may or may not be showing the symptoms.
ही कैन बी एसिम्टोमेटिक, कैन बी सिम्टोमेटिक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a person who is dead cannot move his body, but a person who cannot move his body need not be dead. He can have any other, he can be chained, he can be under anesthesia. So ये understand करें आप. So we have to say that व्याप्ति is that relation, सिर्फ उसको आप middle term बना सकते हैं जो coexistent होंगे हमेशा, independent of other conditions, always, past, present, future and all the cases of present, past and future. So it's invariable and unconditional. किसी और कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है इन चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करना। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हो गया व्हाट इज व्याप्ति, व्हाट इज द मिडिल टर्म। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो इट, हाउ डू वी नो ऑल मैन आर मॉर्टल, एंड दिस इज वेयर वी वुड फेल। लेट्स सी व्हाट दे वुड से, बट आई एम श्योर दैट क्रिटिसिज्म होगा ही होगा कि इट फेल्स। So how is Vyapti known? How do we get to that proposition ke all smoky objects are fairy, all men are mortal? How do we know it? This is the problem of induction. ये देखिए इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको कहते हैं ये प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसका। I ask you a question and you answer it yourself. You don't have to tell me the answer. मैंने एक कौवा देखा, I saw a crow 5 minutes back. What color was it? I'm asking you, what color was it? So you must have answered it by now. You would have answered that it was black. I'm not getting into shades of grey बोलेंगे कुछ और, we understand what you were trying to say. The observation was, I saw a crow. The middle term was, all crows are black. Therefore the crow I saw was black. The problem here is, all crows of black, ये आपको कैसे पता? आप बोलेंगे मैंने जितने कौवे देखे वो काले थे, and the moment you say this statement, you have caught yourself in a problem. तो कहिए आपने जो कौवे देखे, हो सकते हैं कौवे और सफ़ेद भी हो, पिंक हो, वायलेट हो, ऑरेंज हो, आपने जो देखे हैं वो काले थे। अब यह प्रॉब्लम जो है कि एस्टेब्लिश कैसे करेंगे सारे कौवे काले हैं? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। हमने स्टार्टिंग जो, ये तो 15th लेक्चर है, इफ यू वुड हैव अटेंडेड द सेकंड और थर्ड वन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द चारवाक स्कूल, द मटेरियलिस्टिक स्कूल, जो रेडिकल एम्पिरिसिस्ट्स है, उनके लिए इंडक्शन की प्रॉब्लम है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन्फरेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते थे अगर आपको याद हो? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। बाकी सारे स्कूल्स, लेकिन हमने उसका क्रिटिसिज्म देखा था कि उन्होंने खुद इसको डिस्प्रूव करने के लिए लॉजिक का ही यूज किया था, इन्फरेंस का ही यूज किया था। वो कहने का मतलब व्हेन दे सेड कि इन्फरेंस इज इनवैलिड बिकॉज व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूवन, तो इसमें भी व्याप्ति है कि व्हाट कैन नॉट बी प्रूवन इज इनवैलिड। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें खुद एक व्याप्ति थी, जस्ट कैन नॉट एस्केप इट। सो ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी वो वैलिडिटी ऑफ इन्फरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम इंडक्शन जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बुद्धिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में? द बुद्धिस्ट फिलोसफर्स दे बेस द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोर्शन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉजेलिटी एंड एसेंशियल आइडेंटिटी विच दे रिगार्ड ए प्रियोरी, कि ये हमने सेंस एक्सपीरियंस से नहीं पता चला, ये एग्जिस्टेंस करता ही करता वैसे ही है। नेसेसरी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्शन है ये व्याप्ति। इफ टू थिंग्स आर रिलेटेड एज कॉज एंड इफेक्ट, हमको पता ही है उनकी यूनिवर्सल रिलेशन, ए प्रियोरी हमारे अंदर इनबिल्ट है, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट अ कॉज। अब ये कॉजल रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? बुद्धिस्ट क्या करते हैं? They adopt a method which involves 5 steps. Neither the cause nor the effect is pursued, or the cause is pursued. If the cause is pursued, immediately the effect is pursued, and then the cause disappears, and immediately the effect disappears. क्या हुआ? पहले ना आपको कॉज दिखा ना आपको उसका इफेक्ट दिखा, फिर क्या हुआ? जिस वक्त आपको कॉज दिखा आपको इफेक्ट भी दिखा, और जब कॉज हटा इफेक्ट भी हटा,
इसका एग्जाम्पल देता हूँ. देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल. ना ही इस वक्त इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना ही आपको इसका मूवमेंट दिख रहा है, ये स्टेशनरी है. फिर कॉज आया, किसी ने इसको धक्का दिया, मैंने इसको धक्का दिया इस स्फीयर को, तो कॉज आया. द मोमेंट यू परसीव्ड द कॉज यू आल्सो परसीव्ड व्हाट, द बॉल स्टार्टेड मूविंग. सो द इफेक्ट इज आल्सो देयर. नाउ आई स्टॉप्ड गिविंग इट दैट फोर्स व्हिच मूव्ड इट. नाउ ऑल ऑफ अ सडन द बॉल स्टॉप्स. ये मेथड यूज करते हैं बुद्धिस्ट. सिमिलरली, इफ टू थिंग्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल, दे possess a common essence, they must be universally related. जैसे ऑल मैन आर एनिमल्स, के क्रो की एसेंस ही है काला होना, धुएं की एसेंस ही है आग होना. सो यू आर सिंपली यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम थिंग. जैसे कि ऑल मैन हैव XY क्रोमोसोम्स. अब आप इसको बोलेंगे ये प्रूव नहीं हो सकता. बोल सकते हैं, व्याप्ति एस्टेब्लिश नहीं हो सकती. आपने क्या ऑल मैन देखे चेक करके, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के? नहीं करे. लेकिन इट कैन बी आर्ग्यूड कि XY क्रोमोसोम होने को ही मैन कहते हैं. तो वही बात हो रही कि एसेंस में ही है उसके. इसमें आपको आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हिच यू वुड लव. कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन व्हिच ही कैन नॉट मूव? मैंने आपको इसका सोल्यूशन जब समझाया था, मैंने आपको उस वक्त यही बोला था कि ये सवाल एब्सर्ड है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन व्हिच इज नॉट स्टोन? बिकॉज स्टोन की एसेंस है मूविंग, कि वो मूव होगा ही होगा, उसमें वो पोटेंशियलिटी है ही है. जैसे कैन गॉड क्रिएट अ गॉड, ये सवाल, तो ये सवाल में भी वही है, कैन गॉड क्रिएट अ गॉड विच इज नॉट गॉड? ठीक, क्योंकि गॉड की एसेंस ही है अनक्रिएटेड होना. तो वही बात हो रही है यहाँ पे. ये तो हो गया बुद्धिस्ट कैसे इसका आंसर करते हैं. वेदांत स्कूल क्या कहते हैं? वेदांत स्कूल वेरिफिकेशन थ्योरी यूज करते हैं, जो अभी साइंस की थ्योरी है. क्या हम इसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज इट्स वेरीफाइबल. वेदांत स्कूल आर्ग्यू करता है कि अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस है इसका हमारे पास. आप हमें कौवा दिखा दीजिए जो सफ़ेद है, हम बोलेंगे हमारी व्याप्ति गलत है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं. आप हमको ऐसा मैन दिखाइए जो मॉर्टल नहीं है, तो हम मानेंगे हमारी व्याप्ति गलत है. ये एक अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस है, ये वेरीफाइबल है, यू कैन चेक इट. ठीक, यू कैन किल सोक्रेटिस एंड सी ही इज मॉर्टल. ठीक, यू कैन कैच अ crow and see it's black. You can produce smoke and you will see there would be fire. So when we find two things go together or coexist, there is no exception to their relation, and that's why we accept it. न्यायिक स्कूल ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सही कह रहे हो वेदांत वालों. So they agree with them that vyapti is established by the uncontradicted experience. A priori नहीं है, एसेंस वाला प्रिंसिपल नहीं है कि एसेंस है रॉक की कि वो ना. कहते हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, वेरिफिकेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं. हाउएवर दे गो अ स्टेप फर्दर एंड दे वुड सप्लीमेंट अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू फैक्ट्स बाय तर्क. हमने बात पहले की थी, तर्क, अब उसका यूज आ रहा. तर्क क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रूफ. Indirect proof by सामान्य लक्षण perception. So the Nyaya method of induction or generalization may be seen in the following steps. क्या करेंगे? First, we observe that there is a relationship of agreement in presence between two things, or that in all cases in which one is present, the other is also present. पहले क्या होगा? We observe this relationship. So wherever there is smoke, there is fire. Secondly, we see that there is uniform agreement in absence also. जहां आग नहीं थी वहां धुआं भी नहीं था. Where there was no fire, there was no smoke. आप देखें, मैंने ये नहीं बोला जहां पे भी धुआं नहीं था वहां आग नहीं थी, क्योंकि वैसा हो सकता है. और ये कितना सटल है, अगर मैं वो बोल देता आपको ध्यान भी नहीं जाता वहां पे. और इफ यू वुड हैव नोटिस, आई स्लोड डाउन देयर बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ये जो दो स्टेप्स हमने किए अभी, इसको हम जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट कह सकते हैं, कि दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक साथ एब्सेंट होते हैं. Thirdly, we do not observe any contrary instance in which one of them is present without the other.
कि हमने धुआं देखा और आग नहीं थी. From this we conclude there must be natural relation of invariable concomitance. Yet we cannot be sure if the relation in question is unconditional or free from any faults. व्याप्ति का क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा था? There should be no exception. There should be unconditional relationship. Fourth step of the inductive method is elimination of such conditions, which may be जिस पे ये डिपेंडेंट होगी. ये इसका चौथा स्टेप है न्याय स्कूल के पास. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप स्विच ऑन किए और बल्ब जला. इफ यू डू नॉट स्विच ऑन द स्विच नहीं ऑन करेंगे, देयर इज नो लाइट. फ्रॉम दिस इफ यू कंक्लूड कि ये एक व्याप्ति है, इनवेरिएबल रिलेशन है स्विचिंग ऑन और स्विच लाइट का आना, तब आपने मिस्टेक की, एक कंडीशन आपने मिस की. ये व्याप्ति नहीं है स्विच ऑन और लाइट आना. आपने क्या कंडीशन मिस की? इलेक्ट्रिसिटी का उस वक्त होना. अगर आपने ये कंडीशन स्किप की, देखिए तब क्या होगा. आपको घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लाने की तब ज़रूरत ही नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्विच बोर्ड लगाना है, बल्ब लगाना है, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट आ ही जाएगी. आपके हिसाब से अगर आपने ये कंडीशन, अगर आपने इसको व्याप्ति समझा कि वेन एवर स्विच इज टर्न्ड ऑन the bulb would light. But if you understand that it is not a vyapti, it is not invariable, it is dependent on electricity, then you wouldn't establish such a vyapti. So this condition, इस वाले एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंट होना, इसकी प्रेजेंस मस्ट है बल्ब के लाइट होने के लिए. बट इट मे नॉट बी प्रेजेंट हमेशा. अगर आपने सप्लाई ही नहीं लाई या इलेक्ट्रिसिटी ही डाउन है, वो सब चीज़ें. सो दिस कंडीशन, इस कंडीशन को न्यायिक स्कॉलर्स उपाधि कहते हैं. दिस इज डिफाइंड एज द टर्म विच इज को एक्सटेंसिव विद द मेजर टर्म बट नॉट विद द मिडिल टर्म ऑफ द इन्फरेंस. वापस अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, आग वाले. जब आप इन्फर करते हैं कि आग है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्मोक, आप कंडीशनल रिलेशन ऑफ फायर टू स्मोक आप उस पर रिलाई करते हैं. सिंस फायर इज अटेंडेड विद स्मोक ऑन द कंडीशन ऑफ इट बीइंग फायर फ्रॉम वेट फ्यूल, it will be seen here that the condition wet fuel is always related to the major term smoky but not related to the middle term fire, as there are cases जहाँ पे fire without fuel, without ये wet fuel के वहाँ पे smoke नहीं होता है. Hence, to eliminate the suspected conditions of invariable relation between two things, we must make repeated observations. That means उसको verify करना बार बार. So कैसे? In the presence or in the absence of such a condition. If in the course of this process we see that there is no material circumstance which is present or absent just when the major term is present or absent, we are to understand that its concomitance with the middle term is unconditional. In this way, we can exclude all the suspected conditions of a relation of invariable concomitance between the middle and the major terms and say that it's a relation of vyapti. लेकिन अभी भी डाउट हो सकता है. There is still doubt on vyapti. अभी ये सॉल्व नहीं हुआ. डेविड ह्यूम जैसे आर्ग्यू करते हैं, या हिंदुस्तान में चारवाक, that so far as our past and present experience is concerned, there is no exception. माना हमने, नहीं साबित कर सकते, कोई भी एक्सेप्शन हम नहीं बता सकते. ह्यूम ने भी कहा, चारवाक ने हिंदुस्तान में भी कहा, हाँ भाई ठीक है, जहाँ पे स्मोक हमने देखा वहाँ पे आग थी. पास्ट में भी सारे केसेस में देखा, प्रेजेंट में भी देखा, हर एक चीज. लेकिन हाउ डू यू प्रूव दैट दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू इन फ्यूचर? हाउ डू यू नो दैट? या ऑल द केसेस यू चेक्ड वेर ऑन अर्थ, बट व्हाट अबाउट मार्स? क्या वहां पे भी जहां धुआं होगा तो वहां आग होगी? व्हाट अबाउट प्लेटो? सो टू एंड दिस डाउट, न्याय का क्या करते हैं, अगला स्टेप यूज करते हैं, एक और तर्क. सो द प्रपोजिशन ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फेरी, इसको कैसे वो इनडायरेक्टली अप्रूव करेंगे? इफ दिस प्रपोजिशन इज फॉल्स देन इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. Some smoky objects are not fairy
दिस मस्ट बी ट्रू। न्यायिक क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्मोक होगा विदाउट फायर, so if this is false that all smoky objects are fairy, then this must be true that some smoky objects are not fairy. This means that there can be smoke without fire. लेकिन न्यायिक आर्ग्यू करते हैं कि this is contradicted by the law of universal causation. For to say that there may be smoke without fire is just to say that there can be an effect without a cause. क्योंकि fire is the only cause that causes smoke. If anyone has the obstinacy to say that sometimes there may be effects without causes, he must be silenced by reference to the practical contradictions involved in his position. If there can be an effect without a cause, why seek for fire to smoke your cigar? न्यायिक क्या कहते हैं, उसको उसकी बात की फ्यूटिलिटी दिखाओ. Why seek fire to cook your food? Reduction ad absurdum, कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को रिड्यूस करो, उसकी एब्सर्डिटी दिखाओ जो उसने बात की. So although the Nyayikas take great pains to establish Vyapti, still they feel that a generalization from particulars as mere particulars cannot give us certainty which we claim जब हम कहते हैं all men are mortal. Propositions like all crows are black is not so certain as all men are mortal. अभी क्या करेंगे, अभी इसमें भी रैंकिंग करेंगे. Certain Vyaptis are well established, certain Vyaptis are not that well established. So we find it little less difficult to think of a crow which is not black, it can be grey, it can be some other thing, than to think of man who is not mortal. Just as a cuckoo may be black or grey or spotted, crows can be black or dark or grey or brownish. We cannot, however, seriously and honestly think of a man being immortal. ये जो security और certainty में difference है, ये क्यों है? The answer that naturally suggests itself, and that not only unreasonably, is that while there is nothing in the nature of crow to prevent it from being grey, there seems to be something in the very nature of man that makes him mortal. तो वापस एसेंसेस पे आ ही गए. एक क्रो की शायद एसेंस नहीं है ब्लैक होना, लेकिन मैन की एसेंस है मॉर्टल होना. We say all crows are black not because they cannot be otherwise, but because they happen to be so. On the other hand, we say all men are mortal because they are men, because it's an essential character to be mortal. This becomes clear when we say A, B, C are mortal not because they are A, B, C, but because they are men. It follows from this that any inductive generalization must be ultimately based on knowledge of essences. ये जो व्याप्ति है ये essential होनी चाहिए. Hence it is that the Nyayikas finally establish an induction by सामान्य लक्षण perception. सामान्य लक्षण perception कल हम explain कर चुके हैं. यही ये जो सामान्य है, दो चीज़ों का एक साथ होना. हर कुत्ते में क्या कॉमन है, दैट यू कॉल देम अ डॉग, दैट सामान्य, उसका परसेप्शन आपके अंदर. सो दे होल्ड दैट ए यूनिवर्सल प्रोपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल और ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी. दिस मस्ट बी ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ दैट यूनिवर्सल मैनहुड रिलेटेड टू मोर्टेलिटी या स्मोकीनेस रिलेटेड टू फायरीनेस. It is only when we pursue manhood as related to mortality that we can say all men are mortal. For to pursue manhood is to pursue all men so far as they are man as such, and not this or that man. So we may say that the essence of induction is not an inference of the form some men are mortal, therefore all men are mortal. This is not logically valid inference, because there is an obvious illicit distribution of the subject term man. On the other hand, induction is a process of generalization from particulars of experience through the knowledge of the class essences or universals underlying such particulars.